हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी भारतीय आर्ट्स क्लासेज। ठीक है। और हम कहना चाहेंगे कि हम लेट हुए थे, मतलब वीडियो डालने में कुछ वजह थी। मेरी एग्जाम खुद चल रही थी बीपीएससी का, तो उस वजह से लेट हुई। अब कंटिन्यू में डालूंगा वैसे। और हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कोई दिक्कत होता हो तो। और आज इससे पहले हमने मतलब ज्योग्राफी का 9th का डाला था। खास करके ज्योग्राफी जो चैप्टर है 1 का, उसमें इंडिया का लोकेशन साइज क्या है उसके बारे में हमने जाना था और सीखा भी था। और आप देखेंगे इंडिया के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, फिजिकल फीचर के बारे में इंडिया के। ठीक है ना, बनावट, स्वरूप, लैंड, ये सब कैसा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 10 क्लासेज के जो सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर। तो नागरिक शास्त्र या सिविक्स का फादर कौन है? तो अरस्तु, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल लिखते हैं, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, अरस्तु हिंदी में लिखते हैं। तो फादर है सिविक्स का, और बायोलॉजी का भी वो फादर है। कौन? तो अरस्तु। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे पावर शेयरिंग। ऊपर में मैंने लिखा है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। इसका पहला वीडियो है, पहला पार्ट है ना। इसको सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के ही स्टूडेंट देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। तो आप देखेंगे कि यूरोपियन का जो एक कंट्री है बेल्जियम, वो कहीं ना कहीं इस कुछ ज़्यादा भाषाएं इंडिया की तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका जो क्षमता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर कम्प्लेक्स एक वर्ड आएगा आपको इस चैप्टर में। कम्प्लेक्स मतलब जटिल, उलझन में, मतलब उलझा हुआ, सुलझा हुआ नहीं, है ना। तो बेल्जियम कह रहा है कि बेल्जियम में यूरोप जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसका एक छोटा सा देश है। और भारत जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा जानते हैं, और जहाँ पे सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर है ना। तो उनके छोटा सा राज्य है और उसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। और जो हम कह सकते हैं कि हम अपने हरियाणा से जो पंजाब से बटा हुआ है, और अभी पंजाब और हरियाणा का क्या है, कैपिटल जो है, राजधानी वो सेम ही है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, सेम है। और हिंदी भाषी हरियाणा बन गए और पंजाबी भाषी पंजाब, पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले पंजाबी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थात हरियाणा की जो जनसंख्या है, मैं कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे भी कह सकते हैं कि कम है बेल्जियम का। और बेल्जियम में कौन कौन भाषा बोलने हैं? फ्रेंच है, डच है और जर्मनी की भाषा बोलने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा है? तो अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा हुआ है, क्या देखेंगे यहाँ पर कि द हरियाणा द बॉर्डर विद सॉरी इट बॉर्डर से नीदरलैंड, जर्मनी और लुम्बिनबर्ग, लग्जमबर्ग पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना। यूक्रेनी, जर्मन और नीदरलैंड, ये सब जो है इसकी पड़ोसी यानी नेबरिंग कंट्री है। और कह रहा है कि हमारा जो हरियाणा है उससे कंपेरिजन कर रहा है। आपको पता है कि भारत जो है एशिया में सेकेंड, वर्ल्ड में, एशिया नहीं, एशिया में तो चाइना और भारत है, ये है। और ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज, लेकिन जनसंख्या कितनी है? तो चाइना से कम है हमारी। और परसेंटेज क्या है एरिया का? तो 2 पॉइंट में है, 2.43 कर सकते हैं एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन दुनिया का 17 लोग हमारे यहाँ रहते हैं। मीन्स 100 है अगर मान लीजिए तो 17% लोग यहाँ पर रहते हैं। ओके, चलिए खैर इसमें आते हैं। तो कह रहा है कि बेल्जियम का जो कम्प्लेक्स क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस डिफरेंसेज हैं जो उसके लिए काफ़ी सुलझा हुआ है बेल्जियम के लिए। बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। वेरी द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ब्रुसेल्स। और कौन कौन सा कहा है? हमने ऊपर लिख लिया है यहाँ पर कि डच जो है 59% बोलने वाले हैं। और जो बोलने वाले हैं फ्लेमिश क्षेत्र में, फ्लेमिश रीजन में लिव करते हैं, रहते हैं, वास करते हैं, रेसिडेंसी है उनकी, है ना। और जो 40% लोग हैं वो कौन बोल रहे हैं? तो फ्रेंच यानी फ्रांस भाषा बोलते हैं। और 1% जो कि जर्मनी बॉर्डर है, तो 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मनी लैंग्वेज बोलते हैं। कम्प्लेक्स है, लेकिन यह मुद्दा तब फंसता है जब जो यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, है ना, बेल्जियम में, मतलब वो कह सकते हैं कि इसके शहर जो राजधानी उसके 80% लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल में इसके मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम
बेल्जियम की कैपिटल जो है उसमें 80% लोग क्या बोलते हैं, 80% लोग जो है इसमें वो फ्रांसीसी बोलते हैं, फ्रेंच, क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। और बाकी जो पूरे आपको कह रहे हैं कैपिटल जो है इसे बेल्जियम क्षेत्र में रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन द कैपिटल, द बुक में थोड़ा देख रहे हैं, इन द कैपिटल ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक इन द फ्रेंच एंड 20% इन डच। यानी कैपिटल में जो क्या है, तो ये फ्रेंच वाले ज़्यादा मेजोरिटी में है, कैपिटल यानी राजधानी में, ब्रुसेल्स में, ठीक है। और 20% लोग ही डच बोलने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे बेल्जियम जो है फ्रेंच और मतलब अगर बेल्जियम डच लैंग्वेज का तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो यहाँ आप पाएंगे कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज के लोग जो है वो काफ़ी रिच है, धनी है ना, वेल्थफुल है, शक्तिशाली है। और इस बात का विरोध जो बहुसंख्यक डच भाषा के लोग समुदाय है उन्होंने किया। और उनका जो है कहा कि इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाया जितना कि इनका हुआ था। और कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि 1950 में और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग समूह में जो है टेंशन यानी तनाव जो है क्रिएट होने लगा, बढ़ने लगा। यानी देखेंगे कि एक जो है कैपिटल सिटी में मतलब जो है बहुसंख्यक है यानी मेजोरिटी में है, और एक पूरे देश में जो है मेजोरिटी में है, ठीक है। तो यहाँ कहा कि यहाँ पर 15 से 16 की दशक में सेंचुरी में यहाँ टेंशन क्रिएट होने लगा दोनों कम्युनिटी के बीच में, किसके, तो फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में। और इसका कहा कि असर जो है कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वहाँ पर जो है स्ट्रगल, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिली। और एक तरह के जो है भाषा जो है ये लेकर काफ़ी मतलब तनाव, टेंशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है ये खत्म होता है, यहाँ स्टोरी छोड़ता है आपको, नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग आते हैं, वो कह रहा है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। क्या आता है, हम नीचे लिख दिया है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर अगर हैं, वास कर रहे हैं या डेमोक्रेसी कंट्री है तो डेमोक्रेसी कंट्री में ही हम सिर्फ जो फायदा किसको दे, तो सिर्फ जो वहाँ बहुसंख्यक है उसी को। तो क्या होगा, जो अल्पसंख्यक होगा उनको क्या होगा, तनाव क्रिएट होगा, वो अपने आप देश मानेंगे नहीं, अपने उनका लगाव नहीं, इमोशन नहीं, फीलिंग नहीं जुड़ेगा वो देश के साथ में, क्योंकि उनको नेगलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर वही नेगलेक्ट का प्रभाव है, ठीक है। शायद देश में 10 मतलब पूरे 10 देश में, पूरे कंट्री में कौन मेजिटेरियन मतलब बहुसंख्यक, मेजिटेरियन का क्या होता है, मेजोरिटी मतलब नहीं होता है, उससे मेजिटेरियन बन गया, उसी से मेजोरिटेरिज्म बढ़ गया, यानी बहुसंख्यकवाद। और मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक होता है, मिनोरिटी मतलब कम संख्या वाला, अल्पसंख्यक, वैसे समझाइए कि संख्या कम हो, और मेजोरिटी मतलब उनकी संख्या, ऐसे कम्युनिटी जिनकी संख्या ज़्यादा, जैसे इंडिया में है, भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया क्या है, इंडिया में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है, मेजिटेरियन है, अल्पमत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हैं वो हैं। खैर, तो अब दूसरी स्थिति क्या आती है, यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका में हम देखते हैं मेजिटेरियन इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये वाला सेकंड टॉपिक हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 74% लोग क्या बोलते हैं, सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर बोलने वाले। और फिर 80% लोग क्या बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज है तो 80% क्या बोलते हैं, तो तमिल बोलते हैं। लेकिन तमिल में यहाँ पर, तमिल में भी एक ट्विस्ट है, तमिल में यहाँ पर 13% लोग नेटिव यानी वहां के वासी हैं। कहाँ के, तो श्रीलंका के, जो श्रीलंका के हमेशा रहते हैं, श्रीलंका, ओके। यानी कि 13% श्रीलंका वाले लोग हैं, और 5% जो है वो इंडियन तमिल है, यानी यहां से जाके उनके फोर फादर मतलब पूर्वज है ना, तो उन बस गए हैं वहां पर, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो अब क्या श्रीलंका में बहुसंख्यक मेजोरिटी में क्या देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका में हम मेजिटेरियन जो पढ़ेंगे श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो 74% लोग सिंहला लैंग्वेज, सिंहला नॉट सिंहड़ा, समोसा नहीं, सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, यानी भाषा बोलने वाले। 18% तमिल बोलने वाले हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है कि 5% लोग इंडियन तमिल है, यानी इंडिया के लोग हैं जो वहाँ बस गए हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। और
13% लोग जो है नेटिव मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, नेटिव मतलब वहाँ रहने वाले लोग जो है वो है 13%, तमिल में हो गया। और बाकी रेस्ट जो है बचा वो कुछ और लैंग्वेज बोलने वाले, क्रिश्चियन है, अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम भी है उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गए श्रीलंका। तो श्रीलंका जब आज़ाद होता है 48 में, कब श्रीलंका कब आज़ाद हुआ श्रीलंका, तो ये श्रीलंका आता है ये जो है 48 में, यानी 1948, ठीक है ना। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट होता है। भारत कब होता है, तो 1947 में, तो हमसे एक साल बाद हुआ। हमारा नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, मैंने कल के वीडियो में बनाया था। श्रीलंका और मालदीव जो है हमारा आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड से जुड़े हुए हैं, यानी पानी से जो है वाटर से ही उसका बॉर्डर हम लोग से साझा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 1948 में जो है, साफ साइज नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने लिख देता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक मिनट, कि 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। अब जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर श्रीलंका जब संविधान बनाया कब, तो 1956 में जब भी संविधान बनाता है तो उन्हें क्या मेजोरिटियन पॉलिसी अपनाया, मेजोरिटी वाले यानी बहुसंख्यक पॉलिसी अपनाया। यानी जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक कौन थे वहाँ, तो सिंहला थे। श्रीलंका में बहुसंख्यक थे, तो उनको जो सारा जो है वो जो है एक पास हुआ, कानून बनाया। कब बनाया इन्होंने, श्रीलंका वालों ने कानून कब बनाया, तो इन्होंने बनाया 1956, एक पास हुआ, एक मतलब कानून होता है, तो एक जब पास हुआ श्रीलंका में 1956 में, यानी 1956 में, तो उन्होंने ऐसा किया कि सिंहला लैंग्वेज है उन्हीं को सारा अपॉर्चुनिटी दिया, उन्हीं की बोलने वाले भाषा के लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया। यानी विश्वविद्यालय हो, वहाँ के जॉब हो, वहाँ के कुछ भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसको रिकग्नाइज किया, तो सिंहला भाषा को रिकग्नाइज किया उन्होंने। और तब क्या हुआ, तब जो है इंडियन तमिल, और तमिल जो वहाँ 18% लोग हैं, उन्होंने इसका अपोज करना, विरोध करना शुरू किया। तब कॉन्फ्लिक्ट के मामले होने शुरू हो गए। तो आप देखेंगे बुक में एक लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ डिनाइट करता है, इनकार करता है कि हम उनको भाई देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे भाषा इंडिया में देखिएगा, इंडिया की अगर हम बात करें स्पेशली, तो इंडिया ने जो आर्टिकल 8 है ना, आर्टिकल 8 में 22 लैंग्वेज को क्या है रिकॉग्नाइज किया है। कहाँ, कौन, तो इंडिया ने 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हम अपने भाषा कल्चर को रिस्पेक्ट दे सके। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, वहाँ मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक पॉलिसी अपनाया। जो बहुसंख्यक कौन थे, तो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो उनके वजह से जो है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो गई। और जो तमिल लोग थे, जिसमें श्रीलंका और इंडियन तमिल दोनों शामिल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है एक अलग स्टेट बना दिए, लिखा हुआ तमिल इल्म, यानी अलग राज्य हमको बनाने की दीजिए, हम अलग बनाएंगे, हम अपना अलग हैंडल करेंगे। आप तो हमारे कल्चर, संस्कृति और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश में ही यानी श्रीलंका में ठगा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तो वहाँ सिविल वार शुरू हो गया इसी को डिमांड को लेकर। तो यहाँ पर इंडियन तमिल और श्रीलंका तमिल ने मिलकर सिंहला गवर्नमेंट के खिलाफ यानी श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने क्या धावा बोल दिया, यानी सिविल वार। सिविल वार मतलब होता है गृह युद्ध शुरू हो गया वहाँ पर, ठीक है। यानी हर जगह यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, जॉब हो, किसको अपॉर्चुनिटी दिया गया, सिंहला बोलने वाले। और सिंहला बोलने वाले कौन धर्म फॉलो करते थे, तो वो करते थे बौद्ध धर्म, जो आपके इंडिया से शुरुआत है ना, भारत से शुरुआत है, खासकर बिहार से, ठीक है ना। तो उसको फॉलो करने वाले थे। लेकिन क्या कि जब बहुसंख्यक पॉलिसी अपनाया, यानी जैसे हिंदू यहाँ पर हैं बहुसंख्यक में, तो हमने तो अभी चल रहा है बात, बहुत लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हमने साउथ इंडिया लोग के विरोध के चलते हमने क्या किया, आर्टिकल 8 में यानी इंडिया वालों ने 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रिकग्नाइज किया, जिसमें इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत का। अभी एक लीडर नेता है, नेता की तरह बोल ही रहे हैं, अभिनेता की तरह नहीं बोल रहे हैं, हीरो है, एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, पता नहीं कब क्या एक्टिंग करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भारत का भाषा, राष्ट्रीय भाषा कौन है, नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी, लेकिन गलत है। भारत ने कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं अपनाया है, भारत ने 22 लैंग्वेज को रिकग्नाइज किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ताकि किसी को बेगानापन ऐसा नहीं कि अपने देश में बेगाना है वो हो गया, ठीक है ना। तो भारत ने ऐसा किया, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ सिंहला को रिकग्नाइज किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर देश के लैंग्वेज के रूप में।
और हर जगह अपॉर्चुनिटी उनको ही मिलने वाला था, कहीं जॉब वगैरह कुछ भी है तो इनको नहीं मिलने वाला था। इसलिए श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वार, गृह युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया, अपने रिलेटिव खो दिए, बहुत लोग अपने जान खो गए, लाइफ खो गए, चले गए यहाँ दुनिया से, है ना। बहुत क्षति हुई। कन्फ्लिक्ट जब सिविल वार हुआ यानी गृह युद्ध, आपस में ही श्रीलंकन लोग टकराने लगे, युद्ध होने लगा। बाद में इंडिया भी उसको शांत करने की कोशिश किया था। उसी में देखेंगे आप एक मद्रास के पे मूवी आई थी जॉन अब्राहम पे, उसमें दिखाया गया। उस वजह से हमारे फॉर्मर पीएम राजीव गांधी जी का जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, मार दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लीजिए सिविल वार हो गया, तो यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्वालिटी नहीं दिया। हमारे इंडिया में इंडियन सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया, इक्वालिटी का बिहेव किया जाता है ना। हमारा फंडामेंटल राइट है हमको, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो हम पढ़ेंगे कि ये जो हम पढ़ेंगे अभी, कौन पढ़ेंगे, यहाँ खत्म हो गया, ए भी हो गया और ए भी हो गया है। तो हम पढ़ेंगे क्या, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मतलब है समझदारी मिलकर चलना, है ना। आपस में जो है समझदारी रखते हुए कन्फ्लिक्ट वाला मामला जो है उसको ख़त्म करते हुए जो है क्या करते हैं, तो सभी को लेकर चलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर बेल्जियम गवर्नमेंट ने, हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर कि 1970 से लेकर, यहाँ पर गलती लिखा गया है 1903 होगा, 3 तक अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, 4-5 बार मैक्सिमम लिखा हुआ है, 4 बार ही क्या किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, एक रिकमेंडेशन मतलब हुआ, तो उसमें रिफॉर्म किया, अमेंडमेंट किया, सुधार किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। क्यों? क्योंकि रीजनल, क्षेत्रीय, भाषाई लोगों के कल्चर को, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया सके, आदर किया सके। जो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं होता है कि हम जो है बहुसंख्यक पॉलिसी को माने और बाकी लोग जो उसको निगलेक्ट करें, नहीं, सभी को लेकर चलने का नाम डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर बेल्जियम के लीडर ने जस्ट अपोजिट फैसला लिया, किससे, तो श्रीलंका से। श्रीलंका में गृह युद्ध होता है, सिविल वार, तो यहाँ उन्होंने हठ धर्म ही अपनाया कि हम नहीं, हम अपने ही वेजिटेरियन जो हैं उसी को जो है देंगे, सारे मान्यता जो है हम रिकॉग्नाइज उन्हीं को करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया, समझदारी से काम लिया, है ना। और वहाँ पर कहा कि नहीं, तो एक तो देखते हैं कि पूरे कैपिटल में जो है फ्रेंच, यहाँ पर बेल्जियम कैपिटल लिख दिया है मैंने, कैपिटल बेल्जियम में 80% था वो, और रेस्ट सिर्फ कैपिटल में क्या नहीं, यहाँ बेल्जियम के कैपिटल में, सिटी में 80% फ्रेंच था, लेकिन पूरे देश में कौन मेजोरिटी में था, बहुसंख्यक में, तो डच वाले थे। और कैपिटल में क्या है, तो फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस थे। उन्होंने वहाँ के नेताओं ने समझदारी दिखाई, समझदारी की कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे कि जो कैपिटल में बहुसंख्यक है वो, और पूरे देश में जो बहुसंख्यक है, मेडिटेरियन में है वो, सब मिलकर हम चलाएंगे गवर्नमेंट के। यानी अब कम ज़्यादा वाला बात नहीं, कहा कि दोनों जगह पार्लियामेंट में, दोनों जगह से ही, दोनों ही कम्युनिटी से, यानी फ्रेंच और डच लैंग्वेज के दोनों ही इक्वल जो है एमएलए एमपी जो भी रिप्रेजेंटेटिव और लीडर होंगे वो समान होंगे, और इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं होगा। किन्होंने कहा ऐसा, तो बेल्जियम वालों ने मिलकर के कहा, उन्होंने समझदारी दिखाया, और वहाँ पर उन्होंने भी अपने भाषा कल्चर रिस्पेक्ट देते हुए यही किया कि दोनों भाषा के लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इक्वल रखेंगे भाई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट करना है, सबको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है ना। कौन, बेल्जियम वाले, तो बेल्जियम समझदारी से काम लिया, और 4 बार अपने जो है हमने लिख दिया है 4 टाइम रिफॉर्म किया। कहाँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म या सुधार, ठीक है ना, सुधार किया उन्होंने अपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और उसके जैसे वहां भी 3 टायर गवर्नमेंट, टायर मतलब लेवल, स्तर के सरकार, ऐसे सेंट्रल वाले ने स्टेट को पावर दिया है, अपने इंडिया में वैसे ही वहाँ बेल्जियम ने किया। उसके अलावा एक 3rd गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडीज, वहाँ के लोग कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपने भाषा और कल्चर के अनुसार एक 3rd टायर यानी तीसरी सरकार जो है लोग चुनेंगे, ठीक है ना। 23 वर्ष में उन्होंने 4 बार सुधार किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि संस्कृति और लैंग्वेज जो है ऐसा हो सके। और
कहने का मतलब बेगानापन, उसको वहाँ के लोग को ही नहीं लगे कि हम इसमें नहीं हैं। इसलिए सभी भाषा के कल्चर को सम्मान देते हुए बेल्जियम ने अपने में यहाँ 4 बार सुधार किया और देश के 2 प्रमुख जो भाषा थे उसमें पीसफुल सद्भाव सम्मान की भाषा रह सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। बेल्जियम संविधान इसका मतलब स्टेट करता है, बोलता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रांस के लोग जो है इक्वल होंगे, मंत्री जो होंगे वो इक्वल होंगे और कुछ विशेष मतलब तभी बनेंगे कानून प्रावधान तभी होगा विशेष कानून का या विशेष कोई एक तभी पास होगा जब दोनों ही लीडर इस पर सहमत होंगे, इस पर राजी होंगे, दोनों की वोट सही रहेगी तभी जाके जो है वो बनेंगे। ठीक है, कोई एक भाषा के लैंग्वेज बोलने वाले लोग स्पीकर जो है वो कोई भी मतलब फैसला नहीं ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद ब्रुसेल्स शहर में एक अलग सरकार थी जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग जो है मेंबर जो है वो रहेंगे, है ना। और डच भाषा के लोग सरकार के मतलब दोनों ही मतलब डच और फ्रेंच वाले दोनों ही मिलकर इक्वलिटी समान मेंबरशिप मतलब पार्टिसिपेशन की नेता या लीडर जो होंगे दोनों जगह समान होंगे, ऐसा इन्होंने किया। और इसके अलावा जो है तीसरे माने 3rd टायर गवर्नमेंट यानी तीसरे लेवल की सरकार, जैसे हमारे यहाँ लोकल बॉडी होते हैं यानी स्थानीय सरकार, शहर में होता है म्यूनसिपैलिटी, इसको नगर निगम बोलते हैं, नगरपालिका बोलते हैं, गांव में पंचायत, मुखिया सरपंच वाले बात। ठीक है, हालांकि ये मुखिया सरपंच वाली बात जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यूपी में है प्रधान बोला जाता है, महाराष्ट्र में एक पार्टी लेवल की सर होती है, लेकिन हम बात यहाँ ही करेंगे कि जो मुखिया या पंचायत जो होते हैं बिहार में या यूपी में प्रधान उसको बोलते हैं, अलग अलग हरियाणा में महाराष्ट्र कुछ अलग अलग है। तो उसी तरह वहाँ 3rd टायर गवर्नमेंट यानी तीसरे स्तर की सरकार भी अपनाया गया ताकि सबको रिकग्नाइज किया सके, सबको जो है भाषा संस्कृति के ऊपर उनको ही किया जाए। ठीक है, कहा कि बेल्जियम की लैंग्वेज जो है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये बेल्जियम जो मॉडल है ये वो काफ़ी थोड़ा सा अलग आपको पता लगेगा, लेकिन यही एटपटा जो है वहाँ के पीसफुल एटमोसफियर, शांति एटमोसफियर हुआ, वहाँ सिविल वार नहीं हुआ, वहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ, तीसरी सरकार थी, कहीं भी है अपने भाषा समुदाय के लोग उसको चुन सकते हैं और तभी कोई फैसला लेगा जब पूरे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। कहा कि बेल्जियम के लोग जो है डच और फ्रेंच डच बोलने वाले जो कम्युनिटी है, चाहे वो कहीं भी वास करते हो, रेसिडेंसी रहते हो, अपनी सरकार चुनने का उनका अधिकार है और सरकार के पास कल्चर, एजुकेशनल और भाषा यानी शिक्षा, संस्कृति और भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर वो जो है अपनी सरकार चुनते थे 3rd टायर के लोग। और देश जो है 2 टुकड़ों में बंटने से बच गया, वहाँ गृह युद्ध, सिविल वार नहीं हुआ। ओके, और अब क्या देखते हैं हम बेल्जियम और श्रीलंका में कि दोनों ने जो है अपने अपने ढंग से, वे से, तरीका से हैंडल किया। तो बेल्जियम वालों ने हैंडल किया, क्या हुआ, तो वहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर यानी काफ़ी मतलब शांति वातावरण से सारा कुछ निपट गया, सुलझ गया और वहाँ सिविल वार, गृह युद्ध नहीं हुआ। बेल्जियम में लेकिन श्रीलंका वालों ने हठधर्मी अपनाया, काबिल बना, नॉनसेंस की तरह लिया। एक ही वही होता है जैसे यहाँ बोलते हैं नहीं हमारे कुछ नॉनसेंस है, उल्लू की तरह बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू क्या होता है और मुस्लिम क्या होता है, सारे एक ही हैं, सब भारत के ही हैं, भारतवासी हैं, सब सिटीजन हैं, क्यों उन्माद फैलाना, गलत भूकना, इस तरह की चीज़ है। अच्छा है कि बेस्ट राष्ट्र बनाएंगे, अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, सबसे ऊंचा राष्ट्र बनाएंगे, हम अपने देश को आगे ले गए, ऐसे बोलिए ना। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र क्या होता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र बना है पाकिस्तान, क्या उसका जो है ये है, और भी बहुत सारे धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, उसका परिणाम क्या है। तो क्या हम भी अपने कड़ा फलाने ने बना दिया मुस्लिम, तो वहाँ जो बना है वो अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, गर्त में है आज पाकिस्तान। लेकिन हमारे फ्रेमर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वाले, उन्होंने बहुत सोच समझ कर एक मॉडल लाया है हमारे यहाँ। तो हमारे देश के लोगों ने एकदम अच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है, सब देश को वासी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और जस्ट अपोजिट व्यू अपनाया है ना श्रीलंका वालों ने, वहाँ सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है ये देश मतलब काफ़ी क्षति उठाना पड़ा श्रीलंका में लोगों को। ठीक है ना, अगर वो रिकग्नाइज कर देता, सब उनको भी सम्मान देता लैंग्वेज को, तमिल वाले को, तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और मैं कहना चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसकी ज़रूरत है हमको, और अच्छा लगे तो कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।